ठीक है, आज का जो चैप्टर है वह है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम इसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। मैंने लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि मान लो एक परिवार है और उस परिवार में एक व्यक्ति कमाता है। एक बार फिर उस एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए कि कोई ए और बी दंपति हैं और इनके 3-4 बच्चे हैं। नहीं, इसमें एक काम करता है, मान लो इसकी सैलरी 50,000 रुपये है। अब यही व्यक्ति क्या करता है कि इसे 5,000 रुपये देता है, इसे 2,000 रुपये देता है, इसे 10,000 रुपये देता है, इसे 5,000 रुपये देता है, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो देता है। अब कोई व्यक्ति बाहर से इस परिवार की आर्थिक स्थिति जानने के लिए पहुंचता है, इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए पहुंचता है। यह यहाँ पर आया और पूछा कि तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि गिफ्ट आमदनी नहीं है, किसी ने कुछ आपको ऐसे ही दे दिया वो आमदनी नहीं है। एक रफ एस्टिमेट मैं बता रहा हूं। तो बोलता है कि मुझे मंथली 5,000 रुपये मिलते हैं। ये सबों ने ऐसा डाटा बताया। जो काउंटिंग करने वाला व्यक्ति है उसने इन सबों को जोड़ दिया, 5, 2, 7, 10, 17, 5, 22 और फिर वहाँ गया तो इसे मिल गया 50। अब देखा जाए तो इसने सोचा होगा कि ये 72,000 हो गया, लेकिन ये एक एरर है और ये एरर सिर्फ एक फैमिली लेवल पर हो सकता है। लेकिन अगर हम पूरे देश की बात करें तो होता क्या है कि कितनी दफ़ा ऐसा होगा कि कोई प्रोडक्शन, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ये कठिन मामला नहीं है, बहुत ही सिंपलिस्टिक मामला है कि कोई प्रोडक्शन अपना जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे जूता चप्पल कुछ भी वो बनाता है, तो उसका वो हिसाब दे दिया। लेकिन वो कितनी दफ़ा वो रीयूज भी होता है। क्या होता है? रीयूज भी होता है। रीयूज के बाद दूसरी कंपनी भी फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, उसने भी हिसाब दे दिया। तो एक देश के इकोनॉमिक कंडीशन को निकालने के लिए हमें इस गलती से बचना होता है कि हम किसी भी इकोनॉमिक आउटपुट को एक बार से ज़्यादा काउंट नहीं करें। एक बार से ज़्यादा काउंट करने से क्या हो जाएगा? मिस कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब है क्या कि नेशनल इनकम को सामान्यतः एक फिनेंशियल ईयर, मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया, एक फिनेंशियल ईयर, एक फिनेंशियल ईयर में जितना आउटपुट मिला, इकोनॉमिक आउटपुट मिला है ना, उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसको काउंट करते हैं। एक फिनेंशियल ईयर, जैसे भारत में फिनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आपको मैं बताऊं, यहां से भी सवाल पूछा गया है। वित्तीय वर्ष, एक सवाल मैं थोड़ा और ले लेता हूं, आरबीआई का फिनेंशियल ईयर कब से कब होता है? यह भी सवाल पूछा जा चुका है। आरबीआई का फिनेंशियल ईयर, आरबीआई का फिनेंशियल ईयर जुलाई से जून होता है। 1 जुलाई से ये होता है और जून तक होता है। 1 जुलाई से 30 जून, ये आरबीआई का फिनेंशियल ईयर है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सबों के डाटा को, खास करके बैंक्स के डाटा को ये कलेक्ट करता है। ये सवाल पूछा जा चुका है। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो होते हैं कंसेप्चुअल नहीं होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, इसे आपको जानना चाहिए। तो एक फिनेंशियल ईयर में ये सारा है। अब होता क्या है कि जब हम नेशनल इनकम के काउंटिंग पोर्शन पर पहुंचे, उसके पहले हमें कुछ बेसिक बातें जाननी चाहिए। यानी कि इस टॉपिक को अगर हम खत्म करना चाहते हैं, इस टॉपिक को समझना चाहते हैं, तो इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा है बेसिक्स, कि इसके लिए मूल चीज़ें कौन सी हैं जो हमें जाननी चाहिए, और दूसरा जो है कैलकुलेशन। दूसरा जो है वो क्या है?
कैलकुलेशन कि ये नेशनल इनकम निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो निकाला तो तब जाएगा जब आपको वो कंपोनेंट्स पता होगा। जैसे मैं आपको अगर कहूं तो ये 10 मिनट का टॉपिक है, मैं समझा दूं, फॉर्मूला बता दूं, लेकिन ये मामला तो वैसे ही है जैसे कि लूसेंट में दिया हुआ है या बहुत सारी गाइड बुक में दे दिया हुआ है कि ये फॉर्मूला है, इसका मतलब ये होता है। ये आया कैसे, इसे समझना है। तो आज हम ये कोशिश करेंगे आज की क्लास में, जो अगले 40-45 मिनट या 1 घंटे तक जब तक चले, बेसिक्स पे बात कर लेते हैं। जैसे इसकी बेसिक क्या है, तो बेसिक में कुछ शब्द इस्तेमाल किया जाएगा जैसे कि जीडीपी। जैसे कि जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म जो होगा ना वो क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सबसे पहले समझो, ग्रॉस का मतलब होता है, अगर हिंदी देखा जाए तो जीडीपी का हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। और मैंने बार बार कहा है कि देखो ये है क्या, कि ये सब्जेक्ट तो है बहुत ही प्रैक्टिकल, लेकिन जो कंफ्यूज करता है वो है टर्मिनोलॉजी। मैथमेटिक्स में ना ये टोटल है, कुल, और यही इकोनॉमिक्स में क्या हो जाता है, सकल, ग्रॉस। ठीक है, एक दूसरा शब्द डोमेस्टिक, इसका मतलब क्या है, सामान्यतः यह मीनिंग आता है कि ये आपके टेरिटोरी को बताता हो। जैसे हम अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें तो इंडिया के डोमेस्टिक एरिया की बात कहता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। ऐसा क्या है कि इकोनॉमिक्स में पॉलिटिकल टेरिटोरी और ज्योग्राफिकल टेरिटोरी में अंतर हो जाता है। ये बात समझ में आया? इकोनॉमिक्स में ज्योग्राफिकल टेरिटोरी और पॉलिटिकल टेरिटोरी में अंतर है। जैसे ज्योग्राफिकल टेरिटोरी जो होगा वो भारत में, भारत का आप मानचित्र देखो, जहां तक वो फैलाव लिया हुआ है वो भारत का राजनीतिक मानचित्र है, राजनीतिक क्षेत्र है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये कैलकुलेशन है, और वो भी पैसे का कैलकुलेशन है। तो इसको लेकर इकोनॉमिक्स में एक थोड़ा अलग अप्रोच लेते हैं। तो डोमेस्टिक जो है ना, वो जो पॉलिटिकल टेरिटोरी होता है उसको काउंट किया जाता है। ये पॉलिटिकल टेरिटोरी क्या होता है बाबू? तो पॉलिटिकल टेरिटोरी का मतलब है कि हमने एक समझौते के तहत, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के तहत, हमारे देश में रहने वाले, ध्यान दीजिएगा घरेलू क्षेत्र किसे कह रहे हैं, मैं इसे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, कि हमारे देश में रहने वाले जो विदेशी राजनयिक लोग हैं, विदेशी राजनयिक, वो हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटोरी में नहीं आते हैं। यानी कि वो दिल्ली के हृदय स्थली में निवास करते हैं, लेकिन वो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आते, हमारे भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आते हैं। उसी तरीके से भारत के लोग अमेरिका में, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, अलग अलग जगहों पे जहां जहां रहते हैं, उन जगहों को भी भारत का ही हिस्सा माना जाता है। अगर मैं बता दूं कि किसी देश की एम्बेसी पर अगर हमला हुआ तो यह मान लिया जाएगा कि उस देश पर हमला हुआ है ना। तो आपको ये वाला मामला पता चल गया। दूसरा क्या होता है कि यदि हमारा वायुयान किसी दूसरे देश में गया और वहां से जो कुछ इकोनॉमिक आउटपुट प्राप्त किया, तो उसे भी हम मानेंगे कि उसने हमारे देश में ही आउटपुट प्राप्त किया। यानी कि इंडियन एयरलाइंस अमेरिका न्यूयॉर्क पहुंची, और उस एयरलाइंस का जो भी इकोनॉमिक अचीवमेंट्स है, इकोनॉमिक प्राप्ति है, उसे भारत के ही इकोनॉमिक एक्टिविटी, भारत के ही आर्थिक प्राप्ति में जोड़ा जाएगा। इंडियन वहां की जीडीपी में काउंट किया जाएगा, यहां की जीडीपी में काउंट नहीं किया जाएगा। अभी मैं आ रहा हूं, सारी चीजों को मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी तो मैंने यहां पर इस चीज को, हाँ हाँ, वो नहीं, उसे मैं घरेलू क्षेत्र का मैं परिभाषा बता रहा हूं
कि ये घरेलू क्षेत्र ये ऐसे होता है, जीडीपी में काउंटिंग उसकी नहीं होती है। जीडीपी में क्या काउंटिंग होता है वो मैं अभी समझा रहा हूं, ठीक है। घरेलू क्षेत्र का मतलब आप समझ जाइए। मूलतः जीडीपी को मैं इसे मिटा दूं, किसी भी देश की जीडीपी को निकालने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला तो मैंने आपको बताया वह है राजनैतिक सीमा। राजनैतिक सीमा जो है वो पता होना चाहिए, पहला। दूसरा है कि यह एक फाइनेंशियल ईयर में होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तीसरा अगर हम इसे लें तो ये अंतिम मूल्य की बात करेगा, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य, और ये वस्तु एवं सेवा की बात करेगा। वस्तु एवं सेवा, इस दोनों ये तीन चार बात जो है ना, इसको आपको समझ लेना चाहिए। राजनीतिक सीमा का मैंने बताया कि जैसे कि एरोप्लेन हुआ, एम्बेसी हुआ, या फिर समुद्र में आप जाकर मछली पकड़ते हो, वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ। एक ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर की मैंने बात किया। अंतिम मूल्य का मतलब क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है। आपने एप्पल मोबाइल लिया, लेकिन एप्पल मोबाइल या फिर किसी और उत्पाद को भी आप ले सकते हो, तो वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अब ये कंपोनेंट अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप अलग अलग कंपनियों को पे करते हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है कि आप अलग अलग कंपनियों को पे करते हो। आप सीधे उसके अंतिम प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है वो देते हो। आप कोई घर बनाते हो तो घर में सीमेंट, ईंट, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो सबका अलग अलग उत्पाद आप नहीं दोगे। ये क्या हो जाएगा? डबल काउंटिंग हो जाएगा, ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगा। तो ये अंतिम जो मूल्य होता है वो आप इसे पे करते हो। इसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक होता है फाइनल गुड्स और एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स। अगर आपके पास ज़्यादा समय रहता तो मैं कहता कि NCERT मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 संभवतः है, नेशनल इनकम और काउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। NCERT क्लास 12 में ये दो चैप्टर बहुत बेसिक दिया हुआ है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो अंतिम मूल्य का मतलब ये हुआ जो फाइनल अंततः हमें मिलता है, फाइनल गुड्स। जैसे ये भी चेंज होता है, किसी किसी जगह पे चेंज होता है। जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए चीनी जो है फाइनल यूज है। डोमेस्टिक यूज में चीनी क्या है? फाइनल गुड है। चीनी का इस्तेमाल हम चाय में कर रहे हैं, लेकिन अगर यही चीनी बेकरी इंडस्ट्री में पहुंचा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा। तो आप बेकरी इंडस्ट्री के लिए जब चीनी की बात करोगे तो वहां पर अंतिम बिस्किट या ब्रेड लेते हो तो ब्रेड का दाम देते हो कि चीनी का अलग और मैदा का अलग या आटे का अलग देते हो? नहीं होता है ना। तो आपको ये जो कैलकुलेशन पार्ट लेना है ये समझ लेना है। वस्तु एवं सेवा दो चीजें हैं। जैसे भारत में ना जितने भी प्रोडक्शन हाउसेज हैं हजारों वस्तुएं बनाती हैं, हजारों। तो उसका एक अपना इकोनॉमिक वैल्यू होता है ना। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम देखते नहीं हैं, जैसे कि सेवा, सर्विस। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सेवा है। नहीं, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, सेवा है। आप किसी होटल में जाकर रहते हो, वो एक सेवा है। उसका भी एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है। तो इस दोनों के जोड़ना, ये वस्तु का मूल्य और सेवा का मूल्य, ये चारों को हम ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया, इस चारों पॉइंट को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। अब थोड़ा जीडीपी को थोड़ा और हिसाब से देखा जाए तो ये कैसे आप इसे काउंट करते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं एक किसी देश की एक सीमा को लेता हूं, मान लीजिए कि ये इंडिया है ना। अब इस इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग भी कर रहे होते हैं और बाहर के लोग भी कर रहे होते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ किसी इंडियन कंपनी की। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ टाटा कंपनी की, ठीक है।
और टाटा कंपनी का एक फिर से एजम्पशन ले लेते हैं कि ये मान लीजिए कि ये 1000 रुपए कमाता है या 1000 रुपए का इसने कोई काम किया। ये भी बात सही है कि जैसे टाटा यहां पर है तो यहां पे कोई बाहरी कंपनी भी है, मान लीजिए कि बाहरी कंपनी जो है वो सुजुकी है ना, और ये यहां पर 500 रुपए का काम करता है, ये 500 रुपए का सामान उत्पादन करता है। ठीक है, और कंपोनेंट क्या हो सकता है कि कोई भारतीय व्यक्ति है एक्स जो बाहर जाकर 100 रुपए का काम करता है। ठीक है, अब हम जीडीपी में क्या काउंट करेंगे? तो जीडीपी में हम इसको और इसको काउंट करेंगे। जीडीपी में इसको क्या करेंगे, ये दोनों को हम काउंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। अब आप ये कहिएगा कि सर ये जो सुजुकी वाला कमाया वो तो अपने यहां ले जाएगा, वो भारत में तो काउंट होगा नहीं। तो फिर भारत में भारत की जीडीपी या इकोनॉमिक स्टेटस को बताने के लिए हम ये क्यों काउंट करते हैं कि यहां पे क्या उत्पादन हुआ जो भारत का नहीं है, उसको भी काउंट क्यों करते हैं? तो इसके अपने फायदे हैं। फायदा क्या है इसका? सबसे पहला फायदा है जीडीपी का कि जीडीपी से हम क्या क्या पता कर पाते हैं। तो जीडीपी से जो हम पता कर पाते हैं वो ये कि यहां का इंफ्रा कैसा है, यहां का इंफ्रा कैसा है, यहां की अवसंरचनाएं कितनी बनी हुई हैं कि इतना उत्पादन हो सकता है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अगर जीडीपी किसी देश का बहुत अच्छा है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर वो सेटअप बना हुआ है कि कोई भी कंपनी जाकर वहां पर उत्पादन कर सकती है, वहां इकोनॉमिक वहां पर यह पता चल जाता है कि यहां पर एम्प्लॉयमेंट भी ठीक ठाक होगा। ज्यादा जीडीपी मतलब ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, ज्यादा जीडीपी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसका मतलब कि वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी ठीक ठाक होगा। यहां पर टैक्स भी जो होगा गवर्नमेंट को वो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लोग काम करेंगे। ठीक है कि सुजुकी 500 रुपए कमाता है तो ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा ले जाएगा, वो तो टैक्स भारत को देगा नहीं। यहां पर यह पता चलेगा कि यहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी स्टेबलाइज्ड है, तभी तो बाहरी लोग भी जाके वहां काम कर रहे हैं। हो सकता है कि जीडीपी सिर्फ जीडीपी में सुजुकी ना हो, सिर्फ टाटा ही हो, किसी देश में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो कुछ फैक्टर्स है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ठीक है, टैक्स मिलेगा, वहां पर जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफी स्टेबलाइज्ड है। किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कुछ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं। मैंने लास्ट क्लास की इसके बारे में चर्चा की थी। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पॉलिटिकल विलिंगनेस, पॉलिटिकल विलिंगनेस एक बड़ा फैक्टर है ये। दूसरा क्या है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल स्ट्रक्चर, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी देश का जो प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रभावित होता है। जैसे कि पाकिस्तान 1970s के बाद रिलीजियसली वो काफी कठोर बन गया और बहुत सारे ऐसे जगह जिसको विजिट करने के लिए लोग बाहर से जाते थे, खास करके जैसे पंजाब रीजन में बहुत सारे सिख धर्म के जो जुड़े हुए लोग थे वो जाते थे अपने सिख धर्म के जो उनके गुरु होते हैं उनके स्थलों पर जाते थे। और पता चला कि वहाँ पे धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ गई कि उन सभी जगहों को बंद कर दिया गया, तो लोग का जाना खत्म हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी कम हो गई। तो ये भी तो एक मामला बनता है। पॉलिटिकल में मैं बताऊं कि 1990 आप हो सकता है किसी पार्टी के सपोर्टर हो चाहे नहीं हो, 1990 के बाद क्या होता, बिहार में सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पैसे आते थे, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आते थे, वो वापस चले जाते थे, अनयूज्ड होता था वो। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक इच्छा की कमी की वजह से ऐसा होता था। तो जब हम जीडीपी को देखते हैं, ये सही बात है कि जीडीपी हमारा ओरिजिनल पैरामीटर नहीं है कि किसी देश की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है, लेकिन कुछ चीजों का ये क्या करता है, कुछ चीजों को हमें बताता है। तो ओवरऑल जीडीपी का कंसेप्ट क्या है कि एक वित्तीय वर्ष में उसकी राजनैतिक सीमा में जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम आर्थिक मूल्य होता है, उस देश का
सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी। अभी नेशनल इनकम तक हम लोग पहुंचेंगे, उसमें जीडीपी को लेकर आपको कोई सवाल पूछना हो तो पूछिए। क्यों? क्योंकि ये एक कंसेप्चुअल है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं जीडीपी के बाद, जीएनपी। जीएनपी, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? क्या होता है? यहां पर एन फॉर क्या हो जाएगा? नेशनल प्रोडक्ट। अब इसमें एक जो एग्जाम्पल मैंने लिया था, उस एग्जाम्पल को फिर से आपके सामने मैं लेता हूं, जिसमें टाटा का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था और दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था? सुजुकी का लिया था। यहां पे मैंने 1000 लिया था और इसका 500 लिया था, और कोई एक्स है उसका उत्पादन मैंने 100 लिया था। देश को क्या मिलेगा? यही है, जीडीपी वास्तविकता नहीं होता है। जीडीपी देश के उत्पादन क्षमता को बताता है, लेकिन देश को क्या मिलता है? तो इसमें क्या होगा कि हम क्या करेंगे कि इसमें अब ये वाला तो यहां का है ही, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इसको काउंट करेंगे। इसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा? भारत में ही तो भेजेगा, वो भारत में आएगा। क्लियर है? यानी जीएनपी जो होगा उसमें जो बाहरी लोग हैं, भारत से बाहर के लोग जो हैं इकोनॉमिक आउटपुट देते हैं, वो भारत में जब भेजते हैं। अभी देखिए, इससे एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है तो ये बेसिक सवाल। करंट अफेयर्स यानी 4-5 दिन पहले मैंने आपको न्यूज़पेपर में पढ़ा कि एक रिपोर्ट जारी किया गया, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विदेशों से कमाकर भारत में ही पैसा लाया जाता है ना। अब ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है। मैं एक और प्रयास कर रहा हूँ संभावना सीरीज लाने का। संभावना सीरीज में मैं न्यूज़पेपर को एक बेस बनाऊंगा और न्यूज़पेपर के उन सेलेक्टिव न्यूज़ की चर्चा करूंगा, और क्या क्वेश्चन आ सकता है जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर फर्स्ट वीक तक, यानी कि पूरे के पूरे 90-100 दिन का लगभग ये क्वेश्चन जो होगा, वो पेपर में जो होगा, उस पेपर से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं एक गेस्ट पेपर के तौर पर लूँगा, और मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये जो मेरे प्रीवियस अब तक के जो अनुभव रहे हैं। तो उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारतीय जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपने घर पर पैसे भेजने में उनकी स्थान नंबर 1 है, ठीक है। तो जीडीपी को अगर हम जीएनपी को लेकर निकालने का प्रयास करें तो इसमें एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा? जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स जो है ये सुजुकी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आपको एक आप कह सकते हो कि जो बाहरी है तो वो ओवरऑल इतना ही आएगा, है ना। तो जीएनपी को लेकर स्पष्ट हो गया। अब हमारा अगला टर्म है जैसे एक जीडीपी मैंने लिखा, दूसरा मैंने लिखा जीएनपी, इसी से एक डेराइव्ड और होगा, और वो हो जाएगा एनडीपी, और फिर इससे क्या हो जाएगा? एनएनपी। इससे क्या हो जाएगा? इसमें एन फॉर क्या है बाबू? इससे एन फॉर है नेट। इसका मतलब क्या हुआ? नेट का मतलब ये हुआ शुद्ध। नेट का मतलब जो इकोनॉमिक्स में हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? शुद्ध। शुद्ध क्या? जैसे उदाहरण के तौर पर, ये परेशानी तो नहीं हो रही, बड़ा सिंपलिस्टिक अभी है, कुछ ज़्यादा कठिन बात भी नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी देश में, जैसे भारत का मैंने एग्जाम्पल लिया कि ये टाटा है जो 1000 उत्पाद करता है, और ये सुजुकी है जो 500 उत्पाद करता है। लेकिन वेरी लॉजिकल कि जब भी कोई उत्पाद होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो बर्बाद भी होंगी। आप जितना उत्पाद करते हो वो पूरा का पूरा तो नहीं होगा।
तो क्या किया जाएगा कि जो इसमें से मूल्य ह्रास होगा, एकदम ध्यान से, मूल्य ह्रास होगा, उसको घटा लिया जाएगा। और बहुत साधारण एग्जाम्पल से समझो कि मान लो कि कोई कंपनी अगर 10 बल्ब बनाती है तो 1-2 बल्ब हो सकता है फूट जाए या फ्यूज कर जाए। कैसे? ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोडक्शन एरर में, मिसमैनेजमेंट में, कुछ भी तो होगा। तो वैसी चीज़ों को भी तो काउंटिंग करना गलत होगा, वैसी चीज़ों को भी काउंटिंग करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एनडीपी का मतलब हो जाता है जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशंस, यानी कि जो चीज़ें खराब हो गई उसके मान को घटा लिया जाता है, तब हमें क्या मिल जाता है? एनडीपी मिल जाता है। अब अगर एनएनपी की भी बात करें, एनएनपी की भी बात करें तो एनएनपी में भी तो यही मामला होगा। उसमें भी क्या होगा? डिप्रिसिएशन जो होगा उसको घटा लेना है, यानी कि इसमें भी डिप्रिसिएशन अगर घटा लिया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। हम लोगों ने 4 टर्म देखा। पहला टर्म क्या देखा? जीडीपी देखा, दूसरा टर्म देखा जीएनपी देखा, तीसरा एनडीपी देखा और चौथा एनएनपी देखा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे मैं आपको बताऊं। जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी के नजरिए से देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है वो अभी संभवतः 7th इकोनॉमी के रूप में है। इंडियन इकोनॉमिक का जो एक्स्ट्रा इशू है उसमें नवीनतम आंकड़े दिए हुए हैं, है ना, उससे आपको इसे अपग्रेड कर लेना है। आंकड़ों को आपको थोड़ा देखना है। ये जो मैंने एक्स्ट्रा इशू बताया था